Good morning, sir. Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to start with a new chapter named friction. तो आज की क्लास में फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उन सवालों को आप अपने दिमाग में रखिए और उन सभी सवालों के जवाब इस चैप्टर के एंड तक, इस क्लास के एंड तक आपको थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी चलाता है, सडनली सामने कोई आ जाता है, सडनली सामने मान लीजिए एक जानवर आ गया, तो उसको बचाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी है वो रुक जाती है। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्रेक लगाने से और गाड़ी के रुकने के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे ब्रेक जो है वो लगते हैं और गाड़ी जो है वो रुक जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर फर्श पे पानी गिरा होता है तो आप उस पर फिसल जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई केले का छिलका होता है उस पर लोग फिसल कर गिर जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऐसा क्यों होता है और क्या रीजन है इनके पीछे, वो सभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो एक साइकिल को धक्का दे रहा है। सामने से एक दूसरा पर्सन आ जाता है, उस साइकिल को उस दूसरी तरफ से धक्का दे रहा है। तो इस तरफ से आप धक्का दे रहे हैं, सामने से वो धक्का दे रहा है, तो क्या साइकिल मूव होगी? अगर वो मान लेते हैं कि वो जो पर्सन है जो सामने से धक्का दे रहा है वो कम ताकतवर है, वो कम जोर से जो कम धक्का लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको जो गाड़ी है आपकी, जो साइकिल है, उसको आप अच्छे से मूव कर पाओगे। लेकिन अगर वो आपके उसके उसका मतलब वो बराबर ताकतवर है और वो इस तरफ से भी बराबर फोर्स लगा रहा है, इस तरफ से आप बराबर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा इससे? इससे वो जो साइकिल है वो कहीं पे भी नहीं जाएगी। एक तरफ से अगर फोर्स कम होता है तो साइकिल दूसरी तरफ चली जाएगी। तो आज की क्लास में हम एक इसी तरीके का एक जो फोर्स है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स होता क्या है। फोर्स आपने पढ़ा होगा, अभी हमने फोर्स एंड प्रेशर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका पुश और पुल एक्टिंग ओवर अ बॉडी। तो कोई भी एक पुश या पुल किसी भी बॉडी के ऊपर अगर लगता है तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब आप देखिए, कभी कभी अगर आप बाथरूम में जाते हैं तो कई बार उसमें क्या होता है, फिसलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो होता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते, मान लेते हैं आप किसी तालाब में जा रहे हैं, तालाब के आसपास है, और वहाँ पर उसके जो सरफेस होता है, उसकी बाउंड्री होता है, आप देखते हैं उसमें हरी हरी कुछ जो काई है वो जम जाती है। वो जो एल्गी होती है वो क्या करती है, वो उसको मूवमेंट में, उसको मूव करने में, किसी पर्सन को मूव करने में, ढंग से मूव करने में बहुत दिक्कत देती है। उससे क्या होता है कि वो पर्सन जो है ग्रिप नहीं बना पाता और वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता। अब ये जो ग्रिप बनाना और ये सारी चीजें हैं ना, कि वो उसकी मूवमेंट और किस तरीके से जो गाड़ी चल रही है उसको ब्रेक लगाने पर वो रुक जाती है, किस तरीके से आप जो है किसी गीले सरफेस पे अगर हो तो वो गिर जाते हो। आप अगर अगर आपके फर्श पर अगर ऑयल गिर गया, तेल गिर गया है, तो आप उस पर फिसल कर गिर जाओगे। केले के छिलके पे हम फिसल कर गिर जाते हैं। तो अगर आपकी चप्पल जो है या शूज जो अगर पुराने हो गए हैं तो उससे भी आप फिसलने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इन सभी का क्या रिलेशन है साइंस से, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है और एक ये सरफेस है। मैं इसको इस तरफ थोड़ा सा पुश करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पुश करता हूँ, ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है। देखिए, थोड़ा सा और हार्ड पुश करता हूँ, जितना मैं हार्ड पुश करूंगा ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसको रोक रही है? मैंने तो इसको पुश कर दिया, बट सामने से क्या हुआ, ये रुक गया। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये रुक रही है? उसका आंसर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी मोशन को अपोज करता है, किसी भी चीज को बढ़ने से जो रोकता है, जो चीज मूव कर रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस जो मोबाइल फोन पे मैंने क्या किया, इसमें
फोर्स लगाया, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो मूव करने लगा। लेकिन जो कुछ एक इस तरफ से भी मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया तो इस तरफ से एक फोर्स लगा। आप बताता हूँ वो कौन सा फोर्स था, वो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको मूव करने से रोक दिया, तो ये यहीं पे रुक गया। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, कोई बताएगा? कोशिश कीजिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो मैं इसको अगर धकेलता तो ये कहां जाता, मोबाइल कहां जाके गिरता? नीचे। वेरी गुड शुभम, नीचे। वेरी गुड। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये मोबाइल जाके नीचे गिरता। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो जो ट्रक ड्राइवर किसी जानवर के आ जाने के बाद ब्रेक लगाता है तो उसकी गाड़ी नहीं रुकती। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपका मोशन होता है उसको रोकने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किन्हीं भी सरफेसेस के बीच में लगता है। आप देखिए सरफेस, एक सरफेस जो है मोबाइल का ये बॉटम था, ये एक सरफेस था, देखिए एक ये सरफेस था और दूसरा सरफेस क्या था आपका, दूसरा सरफेस आपका ये जो ये टैब है इसके ऊपर वाला हिस्सा था। तो ये वाला सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सभी सरफेसेस पे एक समान लगता है? आप सोचिए थोड़ा सा, क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या सभी सरफेसेस पे एक समान लगता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सभी सरफेसेस पे एक समान नहीं लगता। इसलिए आप बाथरूम में जो आपकी टाइल्स लगी होती है या अगर उस पर पानी बिखरा होता है तो आप वहां पे फिसल के गिर सकते हो। तो आप फिसल के क्यों गिरते हो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक्टिविटी जो आपकी 12.1 है और जो 12.2 एक्टिविटी है उसको देखिए। 12.1 एक्टिविटी मैंने जो उसमें बुक दिया हुआ है उसके उसके बजाय मैंने मोबाइल फोन से उसको आपको समझाने की कोशिश की। सॉरी। 12.2 जो एक्टिविटी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक ब्रिक जो है, एक स्प्रिंग बैलेंस नाम की एक चीज होती है। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा है कभी? एक आपने बुक में देखिए पेज नंबर 147 पे आपको दिखेगा, एक तरीके का वेइंग डिवाइस होता है। मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश भी करता हूं। स्प्रिंग बैलेंस, आप सभी अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हैं? यस सर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या आप बता सकते हैं क्या है? इसका क्या यूज होता है? आपने देखा होगा अपने आसपास। जो मैं आपको हिंट नापने देता में। हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, नापने में। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ कि जो गैस सिलेंडर आपके घर पे पहुंचाते हैं उनके पास ये होता है। सोचिए थोड़ा सा, क्या नापने में इसका यूज होता है? वेट। वेरी गुड। चलिए अब इसको ऐसे समझते हैं, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कितना फोर्स लग रहा है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसके अंदर जो हुक होता है ना, जब हम इसमें कोई भी चीज डालते हैं तो ये बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, तो जितना स्प्रिंग खींचता है वो उतना बता देता है कि इतना फोर्स लग रहा है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर। जो इसके अंदर एक पॉइंटर लगा होता है कि इसके अंदर इतना जो
फोर्स है उतना लग रहा है 0 3 जो 10 20 30 60 ऐसे जो 0 10 20 60 ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फोर्स का। अब वेट जो होता है वो भी एक तरीके का फोर्स होता है। कैसा फोर्स? ऐसा फोर्स जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए बिल्कुल आपने सही बताया कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट को मेजर करता है। हम किसी की चीज का वजन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम गैस सिलेंडर का जो वजन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेट होता है वो भी एक तरीके का आपका फोर्स होता है। वो क्या काम करता है, ये बताता है कि अर्थ आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है और अर्थ जो है आपको कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। इसकी एक्टिविटी 12.2 को पढ़िए। अगर आपके पास अगर ये स्प्रिंग बैलेंस अरेंज हो जाता है तो आप इस एक्टिविटी को कर भी सकते हैं। टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रेक, एक जो ईट लेनी है उसके आसपास एक स्ट्रिंग को, जो धागा है, धागा मोटा वाला धागा, उसको अटैच कर दीजिए, वरना रस्सी को बांध दीजिए थोड़ा सा, और स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से आप उसको देखिए कि वो कितना फोर्स लगा रहा है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग। कितना फोर्स लगाएगा उसको वो आपको कैलकुलेट करना है। इट गिव्स यू द मेजर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लोर। आपको ये उठाना नहीं है, इसको आपको एक सरफेस पे रखना है और आपको मेजर करना है कि उसको खींचने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। इट विल गिव यू द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है इट विल गिव यू द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको बताएगा कि उस सरफेस में, कौन से सरफेस में, जो ब्रिक का सरफेस है और जो आपका फर्श है उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब आपको क्या करना है, उस जो ईट है उस ब्रिक को एक पॉलीथीन से, पॉलीथीन आपको पता है क्या होता है? बताइए। Am I audible? पॉलीथीन जो आप, जिसके अंदर आप जो सामान है उसको लेके आते हो उसको पॉलीथीन बोलते हैं। तो पॉलीथीन जो होती है वो उसको रैप कर दीजिए सरफेस पे, ईट को उसके अंदर डाल दीजिए, ब्रिक को उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद देखिए आप फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है। आप देखेंगे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ईट के, जब वो पॉलीथीन के अराउंड उसको रैप किया गया था तब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है, और जब वो ऐसे ही उसको हम खींच रहे थे तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है। इससे आपको ये पता लगेगा कि जो डिफरेंट टाइप के जो सर्फेसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, उनके बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब आप देखिए एक्टिविटी 12.3 को देखिए। इसमें आपको एक इंक्लाइन प्लेन, जो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ऐसा प्लेन, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है जो एक तरफ झुका रहता है। तो मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑन अ टेबल। आप देखिए इसमें आप देखिए कि एक्टिविटी में पेज नंबर देखिए आप इसको 12.3 में। यू कैन यूज अ वुडन ब्रिक बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक्स और बुक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से जो है वो लगा देना है। एक सेल, जो पेंसिल सेल होता है आपका, जो बैटरी होती है आपकी जो रिमोट में लगती है, उसको आप उसके सरफेस पे, मतलब उस सरफेस पे रखेंगे तो वो मूव करेगा। और आपको ये देखना है कि कितना दूरी वो मूव करता है टेबल पे वो कितना दूर मूव करता है। आपको ऐसे रखना है और टेबल पे रख देना है या फर्श पे रख देना है, और यहाँ से उसको पेंसिल सेल को छोड़ना है, और जितना दूर वो मूव करेगा वहां तक उसको डिस्टेंस देख लेना है उसका कितना है। उसके बाद आपको नीचे रख देना है एक टॉवल, जो आप तौलिया जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी करनी है, और उसके बाद देखना है कि वो कितना दूर मूव करेगा। तो आप देखेंगे जब आपने उसके ऊपर टॉवल रख दिया था तो वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, वो रुक जाएगा। और जैसे ही जो सरफेस था, जो फर्श था, उसके बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छे से मूव कर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। कि जितना रफ सरफेस होगा, देखिए जो तौलिया था उसके अंदर बहुत छोटे जो है थ्रेड्स निकले रहते हैं, और वो थ्रेड्स क्या करते हैं, इसको मूवमेंट में इसकी रुकावट पैदा करते हैं। तो
जैसे ही एक जो पेंसिल सेल है वो उस जो रुकावट वाले तौलिए पे आएगा तो वो मूव कम कर पाएगा, इसलिए वो कम डिस्टेंस है उसको मूव कर पाएगा। लेकिन अगर वो टेबल पे वो बहुत दूर तक मूव कर लेता। इससे हमें ये पता लगता है कि जो रफ सर्फेसेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है और जो स्मूथ सर्फेसेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। अब इसको बात करते हैं इरेगुलरिटीज की टर्म्स में। अब मैं आपको इसको एक इसको मैं आपको एक डायग्राम देखिए, आप 12.5 डायग्राम देखिए 146 पेज पे, और उसको मैं आपको इस पे जो बोर्ड है उस पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रिक्शन कब कॉज करता है? फ्रिक्शन कॉज करता है जब दो सरफेस हैं, मान लीजिए एक ये सरफेस ये है और एक ये सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो कैसा होगा? बहुत लेस फ्रिक्शन होगा। और आप देखिए अगर ये सरफेस ऐसा है और एक और ये सरफेस ऐसा है, रफ सरफेस है, ये कैसे सरफेसेस है? स्मूथ सरफेसेस है। और ये कैसे सरफेस है? रफ सरफेसेस है। तो स्मूथ सरफेसेस में क्या होगा? जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा और जो रफ सरफेसेस हैं उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो ये जो आप पैटर्न देख पा रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं इरेगुलरिटीज। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कांटेक्ट, और इन्हीं इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन होता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. तो जो सरफेस बहुत स्मूथ दिखते हैं उनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटीज होती हैं। इसके अंदर भी आप देखिए बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटीज होंगे। तो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितनी कम इरेगुलरिटीज होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. तो ये जो मान लेते हैं कि एक ये सरफेस है आपका और दूसरा ये सरफेस है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। ये देखिए कुछ ऐसे सरफेस है, तो कुछ ऐसे इन दो सरफेस हैं, एक ऐसे सरफेस है और दूसरा कैसे सरफेस है? ऐसे सरफेस है, ठीक है। इन दो सरफेसेस के बीच में क्या होगा? इन दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग क्या होगा कि एक सरफेस दूसरे के अंदर फंस जाएगा। तो मान लेते हैं ये ऐसे है और ये एक सरफेस है वो ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। तब इंटरलॉक हो गए ना ये, तो इनको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब स्मूथ सर्फेसिस की बात करते हैं। स्मूथ सर्फेसिस में जो इंटरलॉकिंग होती है वो बहुत कम होती है, और उससे क्या होगा? उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। अब आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है और फ्रिक्शन कम क्यों होता है। अब आप मुझे बताइए कि रफ सरफेसेस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा या कम फ्रिक्शन होगा, और ऐसा क्यों? अजय कुमार आप बताइए। अजय कुमार। कम होगा सर। रफ सरफेसेस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा या कम होगा फ्रिक्शन? रफ सरफेस में कम। अच्छा, और कम होगा। और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। आपने उल्टा बोल दिया, आपको शायद समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ।
कि इरेगुलरिटीज जो होती है रफ सरफेसेस में वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होगा, ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और अगर ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। और स्मूथ सरफेस में क्या होता है, इंटरलॉकिंग जो है वो कम होती है, और इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम लगेगा। ठीक है, अब क्लियर है सबको? यस सर। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सॉरी या अब हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे होता है, वो इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। इफ इट इज ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। तो जो सरफेसेस को अगर हम ज़्यादा हार्ड प्रेस करते हैं तो उनके बीच में इंटरलॉक जो फ्रिक्शन वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप एक टेबल को, एक बड़े बॉक्स को आप उसको मूव करने की कोशिश करते हो, और तो उसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, you can experience a dragging mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। अगर मान लीजिए एक चटाई है, चटाई पता है ना आपको क्या होती है? यस सर। उसके ऊपर कोई नहीं बैठा तो आप उसको आराम से मूव कर लेते हो, है ना? अगर उसके ऊपर कोई बच्चा भी बैठा है तो उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one point to one place to another। तो अगर आप एक हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूव करते हैं तो उसके बीच में जो सरफेसेस हैं उनके बीच में कांटेक्ट इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होगा, उनको मूव कर पाना एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस इट इज़ अब आप एक बात बताइए कि एक बड़े अलमीरा को अलमारी को आप पुश कर रहे हैं, आपको इस जगह से इस रूम से दूसरे रूम में दिवाली की सफाई आ रही है तो आपको सफाई करनी होगी। तो एक अलमारी को या टेबल को आपको इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पुश करोगे। तो आप पुश कर रहे हो और फिर आप रुक जाते हो। तो रुकने के बाद उसको पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगता है बजाय उसके कि आप उसको आराम से पुश करते चले जाओ। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करने में उसको कम फ्रिक्शन लगता है, और मूव करते हुए उसको कम फ्रिक्शन लगता है, और अगर आप उसको स्टेशनरी करके रोक कर और फिर दोबारा मूव करते हो तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होगा। The force required to overcome friction at any instant, at the instant an object start moving from the rest is the measure of static friction. The force required to overcome friction at instant an object starts moving from rest is the measure of static friction। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी यस, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या काम करता है, उसकी हेल्प से एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। It is the force required to move to overcome friction at an instant when the object is about to start। तो आप जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बिल्कुल रुका हुआ है, तब आप उसको मूव करते हो। तो उसको मूव करने में आपको जो फोर्स चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। Yes, sir. On other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction। अब आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते हुए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जो मूव करते हुए आप फोर्स लगा रहे हो उसको आप बोलते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप चीज को स्लाइड कर रहे हो, आप उसको सरका रहे हो ना, अलमीरा को या टेबल को आप सरका रहे हो, तो उसको मूव करने में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको आप बोलोगे कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में है तब हम उसको मूव करेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो
ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? ये एक तरीके का फोर्स है जिसकी हमें जरूरत है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए। तो फ्रिक्शन जो है एक तरीके की रुकावट होती है जो मोशन में पैदा होती है। ठीक है, जब जो बॉक्स स्लाइड करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरे सरफेस है उसके साथ जो इरेगुलरिटीज हैं उसमें वो इंटरलॉक हो जाए। तो इंटरलॉकिंग से बचने के लिए इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें जो फोर्स है उसको कम लगाना पड़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। तो आप देखिए, इसीलिए क्या होता है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है ना, कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको मूव कराते रहने में कम फोर्स लगाना पड़ता है, बजाय उसके कि वो रुकी हो और फिर उसको मूव करना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमारा दोस्त है या जो फ्रिक्शन है ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या इसकी हमें सच में जरूरत है या नहीं जरूरत है? आप अभी सोचिए इस चीज को, क्या फ्रिक्शन की हमें जरूरत है या नहीं है? है सर। बिल्कुल जरूरत है। फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको कॉपी पे लिखना है, तो कॉपी पे लिखने के लिए आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। आपको बोर्ड पे लिखना है, उसके लिए आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, Yes, sir. अगर मान लेते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजेदार एग्जांपल है कि आपने अभी क्या किया, अभी आपने साबुन से हाथ धोए और अभी आपको बहुत तेज प्यास भी लगी हुई है, तो आपने क्या किया, ग्लास को पकड़ लिया, शीशे का ग्लास था, आपने उस ग्लास को पकड़ा और पानी पीने की कोशिश की, और जैसे ही आप पानी पी रहे हो आपके ग्लास से, आपके हाथों से वो ग्लास छूट के नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? हुआ है कभी किसी के वो साथ ऐसा? फिसल गया। हाँ स्नेहा, बिल्कुल सही बताया आपने कि वो फिसल जाएगा। अब फिसलेगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर कम होगा। साबुन क्या करता है, जो साबुन ने क्या किया, जो उसके अंदर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज थी ना, उसके अंदर वो जाके बैठ गया, और उसके अंदर जो जब जाके वो बैठ गया तो दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो गया, और कम फ्रिक्शन हो गया तो इसकी वजह से जो ग्लास है वो आपके हाथों से फिसल के नीचे चला जाएगा। जैसे कि अभी मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि हमारे इस बॉटल के बीच में और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा हुआ है। अगर मैं अपने हाथ पे साबुन लगा लूँ और इस बॉटल के ऊपर साबुन लगा दूँ तो क्या होगा, ये बॉटल मेरे हाथ से फिसल के नीचे गिर जाएगी। फिसल जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कितना जरूरी है या नहीं है। अरे टाइम हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है और बहुत ही कम जो है वो चीजें बची हैं इस चैप्टर में। तो अगले क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, और जो बच्चे इस सेशन को बाद में देख रहे हैं वो भी मेरे से जब आप इस सेशन को देख रहे हैं तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट है तो।